जय हिंद दोस्तों। इतिहास सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने नंद वंश पढ़ा, हर्यक वंश पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंद वंश पढ़ा था। नंद वंश का संस्थापक महानंदिन था। महानंदिन के बाद महापद्मानंद, महापद्मानंद के बाद धनानंद को पढ़ा था और धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित कर मगध पर एक नए वंश की स्थापना करते हैं और वह वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो समय था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक 187 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। तो नंद वंश के बाद मगध पर जो नए राजवंश का उदय होता है वो रहता है मौर्य वंश और मौर्य वंश का संस्थापक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक मौर्य वंश से। और मौर्य वंश में किन किन शासकों ने शासन किया उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे जो शासक हैं वो बिंदुसार थे, जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अशोक मौर्य 269 से 232 ईसा पूर्व। कुणाल 232 से 224 ईसा पूर्व तक। विगत शोक 224 से 216। संप्रीति 216 से 207 ईसा पूर्व तक। उसके बाद सालिशुक 207 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व तक। देवधर्मन 206 से 199। सत्यधनुष 199 से 191 ईसा पूर्व। और जो अंतिम शासक थे वो थे वृहद्रथ, जिनका समय 191 से 187 ईसा पूर्व तक था। वृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और फिर मौर्य वंश के बाद मगध पर जो नया वंश शासन करता है वो रहता है शुंग, जिनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश से और शुरुआत करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक से। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व तक रहा। कुछ खास की पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम मूरा और जो इनके पिता थे वो पिता का नाम स्वार्थ सिद्धि था। स्वार्थ सिद्धि, ठीक है। इनके जो गुरु थे या प्रधानमंत्री, गुरु और प्रधानमंत्री वो चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य। इन्होंने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, और इनकी पुत्री हेलेना से शादी की थी। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मौर्य वंश के संस्थापक फाउंडर वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किनको हराया था? धनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की थी। और वो नया राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा मैं पहले बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा तथा पिता का नाम स्वार्थ सिद्धि था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। जो चाणक्य हैं वो चाणक्य तक्षशिला के ही अध्यापक थे। चाणक्य जो इनके प्रधानमंत्री और गुरु थे वो तक्षशिला के ही अध्यापक थे, जो कि राजनीति के बारे में वहाँ पर शिक्षा दिया करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी तथा उनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चाणक्य की सहायता से पराजित कर मगध पर नंद वंश के स्थान पर 322 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। किसको हराया था? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को। आगे बढ़ते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी सेंट्रोकोट्स के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का विषय क्या था? राजनीति। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, लेकिन इसका विषय अर्थशास्त्र ना होकर राजनीति था, क्योंकि ये राजनीति के अध्यापक थे तक्षशिला में। ठीक है, उस कारण से इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन उसका विषय क्या है? उसका विषय है राजनीति। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। यह सेल्यूकस निकेटर था कौन? तो सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति। जब सिकंदर भारत से वापस लौटता है तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो विजित प्रदेश है, उन विजित प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर वापस चला जाता है। फिर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो सिकंदर द्वारा जीता गया क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर शासन कौन करता है? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और संधिवश अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, कब हुआ था युद्ध? 305 ईसा पूर्व में। किन किन के मध्य में? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य में। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तिका है इंडिका। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की थी। यहाँ पर है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें तत्कालीन मौर्य समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। और जैन धर्म की दीक्षा देने वाले गुरु कौन थे इनके? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में शासक कब बने थे? शासक बने थे 322 ईसा पूर्व में। और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना विधि के द्वारा ये अपने प्राण त्याग देते हैं। सल्लेखना विधि क्या होती है? जैन धर्म में बिना अन्न व जल खाए तब तक उपवास रखना जब तक कि उनके प्राण ना निकल जाए, इसे कहा जाता है सल्लेखना विधि। और कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। बिंदुसार का समय है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक का समय। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनका बेटा बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में राज सिंहासन पर बैठे। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स कहते हैं। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स कहते हैं। अमित्रोकेट्स का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अमित्रघात, और अमित्रघात का हिंदी में अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, वारीसार तथा जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन भी कहा जाता है। तो देखिएगा, जो बिंदुसार है, बिंदुसार के उपनाम अमित्रोकेट्स, जिन्हें अमित्रघात या शत्रुओं का विनाशक भी कहा जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, वारीसार तथा जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। ये इनके उपनाम थे बिंदुसार के। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, उन 2 विद्रोह होने का जो प्रमुख कारण था वो था अधिकारियों का दुर्व्यवहार, अधिकारियों का बुरा व्यवहार, जिसके कारण बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह किए गए थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। ठीक है, जो विद्रोह हुए थे
तक्षशिला में, उन्हें तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजता है। और सुसीम जब इन विद्रोह को दबाने में असफल रहते हैं तो उसके बाद बिंदुसार फिर अपने पुत्र अशोक मौर्य को भेजते हैं और अशोक मौर्य विद्रोह को दबाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, ये बात ध्यान रखना। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य गुरु भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त करके इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, जबकि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के प्रधानमंत्री भी चाणक्य थे, ये बात भी ध्यान रखना। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटीओकस से, ठीक है, सीरिया के नरेश एंटीओकस से मदिरा, सूखे अंजीर व एक दार्शनिक को अपने राज्य में भेजने के लिए कहा था, लेकिन एंटीओकस ने मदिरा भी भेज दी, सूखे अंजीर भी भेज दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि दार्शनिक कोई वस्तु नहीं होती जिसको भेंट के रूप में भेजा जाए। ठीक है, अब आगे हैं, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, बिंदुसार को तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक थे वो अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे और अशोक मौर्य 269 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं। तो अब बारी है अशोक मौर्य के बारे में। अशोक मौर्य ने कब से कब तक शासन किया और क्या क्या खास बातें रही उनके शासन में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो अशोक मौर्य हैं, उन अशोक मौर्य का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। और बिंदुसार के बाद मगध का या मौर्य वंश का जो नया शासक बनता है वो शासक कौन थे? अशोक मौर्य। तो अशोक मौर्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक मौर्य हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। सिंहली अनुश्रुति, ध्यान रखना, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक मौर्य अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन पर बैठे थे। सुसीम का ही जिक्र नहीं होता, सिंहली अनुश्रुति में बताया गया है कि अशोक मौर्य अपने 99 भाइयों को पराजित करके फिर सिंहासन पर बैठते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं के समान प्रिय दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला इन्हें कहा गया है। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सभी बातों को ध्यान रखना। पुराणों में अशोक को क्या कहा है? अशोक वर्धन। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा है? देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं के समान प्रिय दिखने वाला। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, यही वो समय था जिस समय इनका हृदय परिवर्तन होता है, मतलब कलिंग युद्ध के समय, कलिंग युद्ध के रक्तपात को देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपना लेते हैं, अर्थात युद्ध की नीति को छोड़कर अहिंसा की नीति को ये अपना लेते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। इस कारण से कलिंग युद्ध इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, समय क्या था? 261 ईसा पूर्व, क्योंकि ये सिंहासन पर कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में। और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण के समय ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। जब कलिंग का रक्तपात इन्होंने देखा, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने भैरी घोष मतलब युद्ध की नीति, भैरी घोष युद्ध की नीति की जगह पर धम्म घोष मतलब अहिंसा की नीति, है ना। हृदय परिवर्तन कब हुआ? कलिंग आक्रमण के समय, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में। और हृदय परिवर्तन के बाद ये भैरी घोष मतलब युद्ध की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति या अहिंसा की नीति को अपना लेते हैं। मिस्र के राजा फिलोडोल्फियस ने पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के समय अपना एक राजदूत भेजा था और उसका नाम था डायनोसियस। ठीक है। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, ये बात भी बहुत ध्यान रखना,
अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इनके दादाजी कौन थे? दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से किस धर्म की शिक्षा ली थी? जैन धर्म की। और जैन धर्म की संलेखना विधि के द्वारा ही वो अपने प्राण त्यागते हैं। फिर चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार बने, और बिंदुसार जो थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? आजीवक संप्रदाय से। और बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक मौर्य शासक बना। और अशोक मौर्य किनके द्वारा? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और किस धर्म को अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। वह भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की नीति पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों का मैंने यहाँ पर लिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों को, क्योंकि पिता किस संप्रदाय से संबंधित है? आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, तो पिता जिस संप्रदाय पर चलते थे उस संप्रदाय के संतों को रहने के लिए इन्होंने बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं सुदामा, कर्ज, चौपार व विश्व झोपड़ी प्रदान की थी। असंधि मित्रा, ध्यान रखना, असंधि मित्रा व कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। अशोक की एक अन्य पत्नी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री नाग देवी थी। ठीक है, 2 पत्नियां तो कौन कौन सी थी? असंधि मित्रा व कारुवाकी, तथा एक और इनकी पत्नी थी वो विदिशा के श्रेष्ठी यानी व्यापारी की पुत्री नाग देवी थी, जिससे अशोक को एक पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को उत्पन्न होते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ध्यान रखना, 2 पत्नियां असंधि मित्रा व कारुवाकी, एक अन्य पत्नी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री नागदेवी थी, और नागदेवी से इनको एक पुत्री प्राप्त होती है। एक पुत्री का जन्म होता है संघमित्रा, और एक पुत्र होता है महेंद्र। और महेंद्र व संघमित्रा को ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ पर भेजते हैं? श्रीलंका। आगे बढ़िए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर एक नए धर्म धम्म की स्थापना की थी। ठीक है, जब ये भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपनाते हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, तो सभी धर्मों में कुछ खास अच्छी जो बातें रहती हैं उन बातों को इकट्ठा करते हैं, और उन बातों को इकट्ठा करने के बाद धम्म नामक एक धर्म की स्थापना करते हैं, जिसमें उस समय पर प्रचलित जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें संकलित किया जाता है। धम्म के प्रमुख सिद्धांत जो धम्म थे, इस धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे? बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार, सत्य बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, दान करना, पवित्र जीवन और अच्छे कर्म व धर्म सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों को सम्मान देना, उनको आदर देना। अगला है भारत में शिलालेखों का प्रचलन। यहाँ शिलालेखों का जिक्र होगा, स्तंभ लेखों का जिक्र होगा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने ही प्रारंभ किया था। अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए शिलालेख मतलब शिलाओं या पत्थरों पर लिखा गया लेख, स्तंभ लेखों मतलब स्तंभ या खंभों पर लिखे गए लेख, गुहा लेखों मतलब गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए लेखों आदि का प्रयोग किया था। अब अशोक के जो प्रमुख शिलालेख या अभिलेख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शिलालेखों में अशोक की धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीति आदि के विषय में उन्होंने अपनी प्रजा को बताया था कि किस प्रकार आपको रहना है, किस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलना है, किन किन कर्तव्यों का आपको पालन करना है। इन सभी बातों का जिक्र हुआ था उनके अभिलेखों में। और अशोक के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों की खोज 1750 में फेंतेलर ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना, अशोक के जो शिलालेख हैं
उन शिलालेखों की खोज 1750 में फेंतेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14। स्तंभ लेखों की संख्या 7 रहती है, जबकि शिलालेखों की संख्या कितनी होती है? 14। और अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ध्यान रखना, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में फेंतेलर ने। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि के अलावा अधिकांशतः तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर ब्राह्मी लिपि के अलावा अन्य लिपियों का प्रयोग हुआ है, जैसे खरोष्ट लिपि का प्रयोग, अरेमाइक लिपि का प्रयोग और ग्रीक लिपि का प्रयोग भी इनके अभिलेखों में या शिलालेखों में किया गया है। अब ग्रीक व अरेमाइक लिपि, ठीक है, ग्रीक व अरेमाइक लिपि के अभिलेख जिसका उदाहरण क्या है? कंधार अभिलेख, जिसका प्रयोग कहाँ पर किया गया था? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ग्रीक एवं अरेमाइक लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, मतलब भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किया गया था। और इसका उदाहरण कौन सा है? कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख जो प्राप्त हुआ है इसमें ग्रीक एवं अरेमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और कंधार अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। ठीक है, अगला है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं कौन कौन से हैं? मान सेहरा व शहबाज खड़ी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए। तथा शेष भारत से जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। उनमें किन लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का। तो अफगानिस्तान से जो कंधार अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें ग्रीक व अरेमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। खरोष्टी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के मान शेहरा व शहबाज खड़ी अभिलेख में हुआ है। तथा अशोक के जो शेष स्तंभ लेख हैं, जो कि कंधार को छोड़ दिया जाए, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी उनके शिलालेख हैं उन शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले 1837 में सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं जिनसे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो अशोक का जो प्रथम शिलालेख था, टोटल कितने थे? 14। अशोक के कुल शिलालेख कितने थे? 14। अब इन 14 शिलालेखों में से, इनके 14 शिलालेखों में से जो पहला शिलालेख था, प्रथम शिलालेख, उसमें पशु बलि की निंदा की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का जो चौथा शिलालेख था उसमें भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष, मतलब युद्ध की नीति के स्थान पर अहिंसा की नीति को अपनाने का जिक्र हुआ है। अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए थे। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है, कहाँ कहाँ पर वो तीर्थ यात्राओं के लिए गए थे। अशोक के 11वें अभिलेख में या शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म क्या होता है और धम्म की क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे खास अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध व अशोक के हृदय परिवर्तन की बात को बताया गया है। ठीक है, ये था अशोक के 14 शिलालेख जो कि अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा, चौथे शिलालेख में भैरी घोष और धम्म घोष की, 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध व अशोक के हृदय परिवर्तन की बात को बताया जाता है। अब बारी आती है अशोक के स्तंभ लेख। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या थी 7। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी और अशोक के सभी स्तंभ लेख केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ना तो ग्रीक लिपि में, ना अरेमाइक में, ना खरोष्टी में। सिर्फ किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। और उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है,
प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, अशोक के जो 7 स्तंभ लेख थे उनमें से जहाँ से प्रश्न आता है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पर? कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। वो कौशाम्बी से उठाकर इसे कहाँ पर लाए थे? इलाहाबाद में लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? अकबर। तो अकबर प्रयाग स्तंभ लेख जो पहले कौशाम्बी में था उसे वहां से उठाकर इलाहाबाद के किले में लाकर स्थापित करवाते हैं। अगला है दिल्ली टोपरावा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक। और कहाँ लेकर आ जाते हैं? दिल्ली लेकर आ जाते हैं, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, जो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ है वो कहाँ पर है? चंपारण बिहार में स्थित है, जिसके ऊपर मोर का चित्र अंकित है। ये इसकी विशेषता है कि लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो स्तंभ लेख है वो चंपारण बिहार में स्थित था। और इसके ऊपर किसका चित्र अंकित है? तो मोर का चित्र इसके ऊपर अंकित है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, प्रश्न बार बार आता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई अभिलेख है। और इसमें अशोक के द्वारा जो लुम्बिनी गए थे तो लुम्बिनी में राजस्व की दर को इन्होंने कम किया था, उस राजस्व की दर को घटाने की बात इसमें कही गई है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई अभिलेख है, जिसमें राजस्व को घटाने की बात कही गई है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख जो है वो चंपारण बिहार में है, जिस पर मोर का चिन्ह अंकित है। अगला अशोक का 7वां अभिलेख, यहाँ से भी प्रश्न आता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई स्तंभ लेख, सबसे बड़ा 7वां अभिलेख है जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। चर्चा करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। प्रशासन का केंद्रीकरण होता था, है ना, और जिसमें प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? राजा। मौर्य प्रशासन जो था उस मौर्य प्रशासन में केंद्रीकरण की विशेषता थी, मतलब केंद्र में राजा होता था और सभी शक्तियां किसके पास होती थी? राजा के पास। लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था, उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समिति होती थी, कुछ अधिकारी वहां पर होते थे जो कि राजा को बताते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार से मौर्य प्रशासन केंद्रीकरण होता था, जिसमें प्रशासन का प्रमुख राजा होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अधिकारियां मंत्री परिषद होती थी। राजा की सहायता एक मंत्री परिषद करती थी। मौर्य प्रशासन प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। और अशोक मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रशासन में केंद्रीकरण का भाव, राजा प्रमुख अधिकारी होता था लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा की सहायता हेतु मंत्री परिषद होती थी। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा होता था। और अशोक मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांत का प्रशासन, जो प्रांत था उस प्रांत का प्रशासन राजवंशी व्यक्ति, चाहे राष्ट्रीय को कह सकते हैं, कुमार या आर्यपुत्र नामक अधिकारी संभालता था, जो कि राजा का खास होता था, राजा का रिश्तेदार होता था। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था और विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। पूरा साम्राज्य था, उस पूरे साम्राज्य का कर्ता धर्ता होता था राजा। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा होता था और प्रांतों का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे राष्ट्रीय कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था और विषय का जो प्रशासनिक अधिकारी वो विषयपति कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम का जो प्रमुख था वो ग्रामिक कहलाता था, वर्तमान का सरपंच या प्रधान। 10 ग्रामों के समूह के जो प्रशासक है उस प्रशासक को गोप कहा जाता था। नगर का जो प्रशासन है मंडल करता था, जो कि 6 समितियों में विभक्त रहता था और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाला एक मंडल करता था और उस मंडल को कितनी समितियों में बांटा जाता था? 6 समितियों में। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य।
राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि, पशुपालन व व्यवसाय पर आधारित थी। मौर्य काल में राजस्व या रेवेन्यू जो था, राजस्व की जो दर थी वो राजस्व की दर कुल उपज का 1/6 भाग होता था। मतलब मान लीजिएगा 120 क्विंटल गेहूं हुए तो 20 क्विंटल फिर राजा को देने, राजा के लिए रखने पड़ते थे, राजा को राजस्व के रूप में चुकाना पड़ता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो रहता था, उस गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, ध्यान रखना, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसका अमात्य पुष्यमित्र शुंग कर देता है और उसके बाद मौर्य वंश पर शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, तो मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी में अमात्य जो थे वो अमात्य कौन होते थे? प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था। पुरोहित का कार्य रहता था। धर्माधिकारी मतलब धर्म से संबंधित जितने भी कार्य रहते हैं उनको कौन देखता था? पुरोहित। समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। अंतःपाल जो होता था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। इस प्रकार इतिहास सीरीज में आज का जो टॉपिक था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, मौर्य वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, अशोक मौर्य के बारे में पढ़ा, उसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा। जो भी प्रश्न एग्जामों में इस वंश से आ सकते थे उन सभी प्रश्नों को, उन सभी पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचोर के यूट्यूब चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।